प्रशासन गर्मी से बचने के उपाय बता रहा है, लेकिन ये सारे उपाय तब लागू होंगे जब सिस्टम अपनी लापरवाही को सुधार ले। आज बात करेंगे चंबल पुल को पार करने वाले मुसाफिरों की, जिन्हें तपती दोपहरी में पैदल पुल को पार करना पड़ रहा है। वजह क्या है? पुल पर भारी वाहनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी वजह से पुल पर बस नहीं चल पा रही है। यह अलग बात कि ट्रक दौड़ रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही देखिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए। तपती दोपहरी, धधकती जमीन, यात्रियों पर सितम, लापरवाह सिस्टम। 1 किलोमीटर का सफर ढा रहा कहर। चंबल पुल पर ट्रक भर रहा रफ्तार। फिर यात्री वाहनों पर ब्रेक क्यों? एक तरफ आसमान से निकलती सूर्य की तीखी किरणें, दूसरी तरफ धधकती ये जमीन, और इन दोनों के बीच पुल पर पैदल चलते मुसाफिर। सोचिए, जिस 47 डिग्री तापमान वाली गर्मी की वजह से इंसानों की मौत की खबरें निकल कर आ रही हैं, उस गर्मी में मुसाफिरों को चंबल का ये पुल पैदल पार करना पड़ रहा है, वो भी तपती दोपहरी में। साल जो 2023 में जून महीने में इस पुल को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखा गया था। अब यह पुल अभी भी भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। छोटे वाहन, हल्के वाहन तो निकल रहे हैं। इस वक्त तो हमारे पीछे जो लोग हैं, भीषण तपती दोपहरी, कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी में आप लोग पुल पार कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारी वजह जो है, जैसे हमको धोखे में रखा जाता, उधर से लाते और बोलते इतना किराया, और प्लस यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा वहाँ तक। ये तस्वीरें भिंड के चंबल पुल की हैं, जो इटावा तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर भारी वाहनों का चलना प्रतिबंधित है। ऐसे में लोगों को पुल पार करने के लिए करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर सफर तय करना पड़ता है। एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से डबल किराए की मार। लापरवाह सिस्टम की वजह से यात्रियों को जो क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 ने नेशनल हाईवे 719 भिंड इटावा के बीच बने चंबल नदी के पुल की पड़ताल की तो सारा मामला सामने आ गया। अब ये सवाल उठता है कि जब पुल पर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, तो फिर पुल पर ट्रक कैसे दौड़ रहा है? क्या प्रतिबंध सिर्फ यात्री बसों के लिए है? लापरवाह सिस्टम यात्रियों की इस परेशानी को कब समझेगा? अगर कल को गर्मी की वजह से कोई हादसा होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ऑटो वाले बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए ज्यादा। अब वहाँ से यहाँ तक आप बस में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो दूसरा वाहन करना पड़ेगा हमें वहाँ से। बताइए क्या समस्या आ रही है आप लोगों की? इतनी तपती दोपहरी की समस्या भैया, जाना तो है ही, कहीं जाना तो है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? भिंड से जा रहे हैं इटावा। इटावा जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ऑटो नहीं किया है? ऑटो नहीं किया। पैसे नहीं? पैसे क्या, ऑटो ऐसे ऑटो करेंगे, वहाँ से वहाँ तो ऑटो करो, यहाँ से ऑटो करो, पैसे 70 रुपए ले लिए। कितना किराया है आपको? लिया 70। मतलब भिंड से चंबल पुल तक? नहीं, इटावा तक का बोला है। ये देखिए, टिकट भी दिखा रहे हैं। और कितने रुपए लिए गए? 70 रुपए लिया है। अब हमको पैदल जाना, उधर का पता नहीं है कितना और लेंगे। चंबल नदी को पुल पार करने के दौरान हमारे यात्रियों से बात हुई है। उनका गंभीर आरोप है कि इतनी भीषण गर्मी में, तपती दोपहरी में, इस वक्त वो भिंड से जब इटावा के लिए जब निकले, तो चंबल नदी के पुल को पार करने के लिए बस ने उन्हें बरही की तरफ रोक दिया था, जिसके बाद वह पैदल चंबल का पुल पार कर रहे हैं, जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन देखिए आप, कितनी लचर व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन की, शासन प्रशासन की। 1 साल होने को हुआ, लगभग करीब हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस चंबल पुल को चालू नहीं किया गया का है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रविरमन त्रिपाठी। जबलपुर के 55 गांव नगर निगम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछड़ेपन का शिकार हुए हैं। क्यों? विकास के नाम पर इन गांवों को 10 साल पहले नगर निगम में शामिल कर टैक्स वसूली तो शुरू कर दी गई, लेकिन यहां विकास के काम करवाए ही नहीं गए। यहां तक ग्राम पंचायत होने के समय जो थोड़ी बहुत योजनाओं का फायदा लोगों को मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। जबलपुर के शहरी गांवों की दुर्दशा पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शहर, ये शब्द सुनते ही कल्पना होती है एक साफ सुथरी सड़कों की, सड़कों पर चमचमाती लाइटों की,
व्यवस्थित नालियों की और पीने के लिए घर घर नल जल की। हर किसी का ख्वाब होता है कि ऐसे शहर में रहा जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिले। जबलपुर की शहरी सीमा से लगे 55 गांव के 2.5 लाख लोगों ने भी ऐसा ही सपना देखा था। जब उन गाँव को परिसीमन के बाद निगम में शामिल किया गया तो उन्हें लगा कि उनका गाँव शहर बन जाएगा, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो शहरों की कल्पना करके सोचते थे। लेकिन गांव को भले ही निगम में शामिल कर लिया गया, लेकिन हालात आज भी वही है। इलाकों में गंदगी का अंबार है, न पानी के लिए नल जल की व्यवस्था है, न सड़क पर लाइटें। ये अलग बात है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन टैक्स जरूर लगने लगा। यहाँ पे नाली की समस्या है, कचरा भरा रहता, नाली में साफ नहीं होती, पानी की समस्या है, पट्टा की समस्या है। ये नगर निगम में शामिल हो गया है? हाँ, 10 साल, हाँ 10 साल हो गए नगर निगम में। नए वार्डों के रहवासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम से जितना उन्हें फायदा नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा फायदा तो उन्हें ग्राम पंचायत में रहने से होता था। 10-11-12 साल हो गए, टैक्स भी चुका रहे हम लोग, सब तो। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, नल नहीं है, ये कुलियाँ नहीं बन रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने अधिकारियों का रुख किया तो जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम कर पाए। हालांकि प्रयास जरूर कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे विकास के काम शुरू किए जाएं। जो ये नए क्षेत्र जुड़े हैं परिसीमन के पश्चात, इसमें बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे डेवलपमेंट की अभी भी आवश्यकता है, बहुत सारी कमियां भी हैं वहाँ पे, जो कि हमारे संज्ञान में भी है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग योजनाओं की मदद से उन सभी कमियों को पूरी की जाए, जितना हम कर सकते हैं, जितना फंड अवेलेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए। और धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स में लेते हुए इन सभी एरिया को कवर भी करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो साल बदले, तारीख बदली और नेता भी बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो इन गाँव की तस्वीर। यानी गाँव को शहर में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन आज भी गाँव गाँव ही है। नगर निगम ने महज खाना पूर्ति की है और टैक्स वसूल किया है इन 55 गाँवों से। बहरहाल आने वाले समय में नगर निगम क्या कदम उठाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन तब तक लोगों की तकलीफ इसी तरह जारी रहेगी। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। पीएम मोदी के क्षेत्र वाराणसी में कचौड़ी बेहद पसंद की जाती है और कचौड़ी की दुकान पर हमने लोगों की राय जानी। तो जलेबी को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूँ और बनारस में कचौड़ी को अगर आप नहीं देखे तो आपने क्या देखा। और स्वाद लेने इसका दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की सबसे पुरानी दुकान में मैं मौजूद हूँ और ये चाची की दुकान है। इसके बारे में हम जानेंगे कि चाची की दुकान की खासियत क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये पकवान, ये जलेबी आप देखिए और कचौड़ी आप देखिए, सब्जी के साथ यहाँ परोसी जाती है। और इस दुकान की अगर बात करें तो कई साल पुरानी ये दुकान, जिसे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे हम कि आखिर इनके दिल में क्या है, यहाँ बनारस के मुद्दे क्या हैं, और साथ ही जलेबी खाते खाते लोगों से बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं इस दुकान के बारे में। भैया बताइए, चाची की दुकान क्या है? देखिए, चाची की दुकान इससे पहले दादाजी करते थे। ये 1915 से, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। तो मतलब इतनी पुरानी दुकान है, तो आप यहाँ की राजनीति को भी देखते होंगे अच्छे से। बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जून 1 को आप वोट भी डालेंगे? मुद्दे तो लोगों को चाहिए कि हर चीज की सुविधा मिले, और हमें लगता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते बनारस बहुत बदला हुआ है और अच्छा भी है, अच्छा लगता भी है कि चेंज होना भी जरूरी है। बताइए, यहाँ क्योंकि 1 तारीख को वोट भी डालेंगे, इतनी पुरानी दुकान है, चर्चा क्या होती है? चर्चा होती है बेटे कि वोट तो देना है मोदी जी को। हाँ बेटे, वो तो संसद है यहाँ के मोदी जी, और सब वोट जितना जाएगा सब मोदी जी के उसमें जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है बनारस में, क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ बेटा, लाइट है, बत्ती है, सड़क है, काफी परिवर्तन। अभी तो परिवर्तन चुनाव बाद अभी और है बेटे, ये सब तो रोड में चला जाएगा।
अच्छा, बनारस के रहने। अच्छा, क्या अच्छा लगता है बनारस में? बनारस में तो बाबा विश्वनाथ का धाम सबसे बढ़िया है। बदलाव लग रहा है? कब से आ रहे हैं बनारस में? कई सालों से, करीब 20 साल से आ रहे हैं। कितने साल से आप आ रहे हैं? मैं तो लगातार 15-20 साल से आ रहा हूँ। क्या बदलाव कुछ नजर आया आपको? बिल्कुल बहुत बदलाव नजर आया, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो आइकॉनिक है। मतलब एक तरह से कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, बनारस में पहले आपको किन चीजों का मतलब परेशानियों को सामना करना पड़ता था और अब क्या बदला? ट्रैफिक को ही लेके देख लीजिए आप। मतलब नेचुरल है कि ट्रैफिक जो अभी इस समय जिस तरह से रन कर रहा है, रोड वगैरह जितनी तरीके से स्मूथली रन कर रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं रोडें और ज्यादा डेवलप होकर बनी है, सड़कें थोड़ी चौड़ी हुई हैं, तो स्पेस मिल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक अच्छा चल रहा है। तो और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हुई। बनारस की रहने वाली आप, क्या अच्छा लगा बनारस में आपको? कितना बदला बनारस? बनारस पूरी तरीके से बदल गया है। मोदी जी जो हैं वो मोदी है तो मुमकिन है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, वोट डालने भी जाएंगी 1 तारीख को आप, तो आपने सोच रखा है कि यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? हाँ जी, विकास पे मुद्दा है। विकास है तो सब कुछ है। अपने भारत का विकास होगा, देश का विकास होगा। अच्छा, आप भी बनारस की रहने वाली हैं? कहाँ से आई हैं आप? बरेली से आई। इससे पहली बार बनारस आई है? इससे पहले भी आ चुकी है? इससे पहले भी आ चुके हैं। कुछ बदलाव नजर आया आपको? पहले से तो बदलाव काफी है, चेंजेस आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।